Hello students, welcome to this video. Today I am going to teach you about Lorentz curve, and in this video we will discuss about the definition of the Lorentz curve, means what is the meaning of Lorentz curve, how can we construct it, what are its uses. So let's begin the video. As you know that there are two types of poverty. One is absolute poverty and second one is relative poverty. So in absolute poverty we count the number of the poor people, but in relative poverty we can compare one country with one country to another country. So with the help of Lorentz curve we can compare the poverty in different countries. So अब relative poverty को कैसे मेजर किया जाता है इसको हम देखेंगे लॉरेंज कर्व के थ्रू. अब इसमें आप लोग देख सकते हैं कि इन इकोनॉमिक्स द लॉरेंज कर्व इज ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, मीन्स ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है जिसके थ्रू हम लोग इनकम में जो डिस्पैरिटी है, इनइक्वलिटी है, उसको हम प्रेजेंट कर सकते हैं. सो इन इकोनॉमिक्स द लॉरेंज कर्व इज ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम और ऑफ वेल्थ. इट वाज डेवलप्ड बाय मैक्स ओ लॉरेंज. ये किसके द्वारा डेवलप किया गया है? मैक्स ओ लॉरेंज इन 1905 for representing inequality of wealth distribution, and it is a measure of deviation of actual distribution from the line of equal distribution. अब इसमें ये समझने वाली बात है कि ये जो लाइन है ये है लाइन ऑफ इक्वालिटी. इसका जो डिग्री होता है वो होता है 45 डिग्री. ये लाइन ये शो करता है कि वहाँ पे देर इज नो डिस्पैरिटी, मीन्स ये जो लाइन है ये शो कर रहा है देर इज ए परफेक्ट इक्वालिटी, है ना. सारे लोगों का इनकम बराबर है. और ये जो है दिस इज लॉरेंज कर्व. ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है. तो यहाँ से लेकर के लॉरेंज कर्व का जो जोन है ना, ये यहाँ से लेके यहाँ तक का होता है. ठीक है. अब इसमें देखना है कि हम लोग डिस्पैरिटी को कैसे मेजर करेंगे, है ना. तो जैसे मान लिया कि ये एक कंट्री A1 का लॉरेंज कर्व है, ये A2 का, ये A3 का. मीन्स A जो है वो कंट्री है, ए कंट्री 1, ए कंट्री 2, कंट्री 3. तो ये वाला जो लॉरेंज कर्व है यानी कि इसका जो डिस्टेंस है, जैसे जैसे ये दूर होते चला जाएगा वैसे वैसे इनकम डिस्पैरिटी जो है वो बढ़ते चली जाएगी. इसका मतलब ये है कि कंट्री ए में जब हम ये कंट्री और ये कंट्री दोनों को कंपेयर करेंगे तो A3 यानी कि कंट्री 3 का जो लॉरेंज कर्व है उसका जो डिस्टेंस है वो सबसे ज़्यादा है, और कंट्री A1 का यानी कि कंट्री 1 का जो डिस्टेंस है वो सबसे कम है. तो जहाँ पे डिस्टेंस सबसे ज़्यादा है यानी कि वहाँ पे इनइक्वलिटी सबसे ज़्यादा है. तो इस तरह से हम लॉरेंज कर्व के थ्रू बता सकते हैं, मीन्स रिलेटिव पॉवर्टी को हम दिखा सकते हैं कि किस कंट्री में इनकम इनइक्वलिटी ज़्यादा है या किस कंट्री में इनइक्वलिटी इनकम कम है. यहाँ पे ये जो पोजीशन होता है दैट इज ए यहाँ पर एक के पास सारा इनकम होता है ना, और बाकी सबके पास कुछ भी नहीं होता है. तो ये जो होता है ये परफेक्ट इनइक्वलिटी का केस होता है. ये जो हुआ ये परफेक्ट, इसके बारे में डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे. इनइक्वलिटी जैसे कि ये परफेक्ट इक्वलिटी का है, वैसे ही यहाँ पे
परफेक्ट इनइक्वलिटी का है ना। तो लॉरेंस कर्व यहाँ से लेके यहाँ तक में कहीं भी डेविएट कर सकता है। जिसका डिस्टेंस सबसे कम होगा वहाँ पे इनइक्वलिटी सबसे कम होगी, और जिसका डिस्टेंस जैसे जैसे डेविएट करते चला जाएगा इनइक्वलिटी भी बढ़ते चली जाएगी। तो आप लोग इसको नोट कर सकते हैं, है ना। अब हम इसमें देखेंगे कि हम लोग लॉरेंज कर्व को कैसे कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। स्टेप्स टू कंस्ट्रक्ट लॉरेंज कर्व। उसमें सबसे पहले क्या करना पड़ता है, फाइंड क्यूमुलेटिव वैल्यूज ऑफ साइज ऑफ आइटम्स एज वेल एज फ्रीक्वेंसीज। उसमें आप लोग को अभी पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर इसके बाद हम इसको कैसे कंस्ट्रक्ट करना है ना। पहले शेड्यूल में समझाएंगे और फिर उसके बाद उसको ग्राफ में कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए, है ना। फाइंड क्यूमुलेटिव वैल्यूज ऑफ साइज ऑफ आइटम्स एज वेल एज फ्रीक्वेंसीज। क्यूमुलेटिव आप जानते हैं, हमेशा जो एडिशनल होता है उसको ऐड करते हुए चले जाते हैं, जैसा हम लोग टोटल यूटिलिटी में किए थे। एक्सप्रेस दीज क्यूमुलेटिव वैल्यूज एज परसेंटेज, और जो क्यूमुलेटिव वैल्यू उसका निकलेगा उसको परसेंटेज में चेंज कर देना है, ठीक है। बाय ग्रैंड टोटल फॉर ईच एज 100 से मल्टीप्लाई करके। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज आर प्लॉटेड ऑन, एक को एक्स एक्सिस पे बनाना है ऑफ ग्राफ, वाइल क्यूमुलेटिव आइटम्स जो होगा उसको प्लॉट करना है ऑन वाई एक्सिस। ऑन बोथ द एक्सिस वी स्टार्ट फ्रॉम 0 to 100, दोनों पे हम लोग 0 से 100 तक लेके जाएंगे। ड्रॉ एन लाइन ऑफ इक्वलिटी और लाइन ऑफ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, और उसके बाद सबसे लास्ट में हमको लाइन ऑफ इक्वलिटी जो कि 45 डिग्री का होता है, जो परफेक्ट इक्वलिटी को शो करता है, परफेक्ट इक्वलिटी इन द इनकम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पर्टिकुलर कंट्री। तो उसको हमको सबसे लास्ट में ड्रॉ करना है। तो इसको पहले आप सबसे पॉज करके, आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर सकते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि कैसे उसको शेड्यूल में क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज और जो क्यूमुलेटिव आइटम्स का जो वैल्यू उसको निकालना है और कैसे उसको परसेंटेज में चेंज करना है। अब इस डाटा में दिया हुआ है, यहाँ पे इनकम है और यहाँ पे नंबर ऑफ पर्सन है, ठीक है। इसकी हेल्प से हम लोग पहले निकालेंगे क्यूमुलेटिव इनकम, यहाँ पे फिर क्यूमुलेटिव इनकम परसेंटेज, फिर नंबर ऑफ पर्सन से हम लोग निकालेंगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी और फिर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का परसेंटेज। तो इसको कैसे निकालना है वो देखिए। क्यूमुलेटिव इनकम, तो इसमें हम क्या करेंगे, नीचे का पहला वाला जो होगा वो 100 होगा, दूसरा वाला जो होगा उसमें इसको ऐड कर देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 300 हो जाएगा। फिर इसमें हम लोग 400 को ऐड कर देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 700। जस्ट लाइक हम लोग जो टोटल यूटिलिटी में करते हैं वैसे ही इसमें करेंगे। 500 प्लस 700 कितना हुआ 1200, 1200 प्लस 800 2000। अब क्यूमुलेटिव इनकम परसेंटेज, इससे हमको क्या करना है, यहाँ पे टोटल है ना, और हमको इसका परसेंटेज निकालना है। तो परसेंटेज निकालने के लिए क्या करेंगे, क्यूमुलेटिव इनकम परसेंटेज कैसे निकाला जाता है, जैसे पहला का हो जाएगा 100 इंटू 2000, ये वाला 2000 इंटू 100, इसको कट किए, इसको कट किए, 5 आया, यहाँ पे क्या हो गया 5 हो। उसी तरह से हम पूरे का निकालेंगे। अब सेकंड वाले का देख लीजिए, 300 बाई 2000 इंटू 100, ये कट हो गया, ये और ये कट हो गया 15, तो यहाँ पे क्या आ गया 15। इसी तरह से हम लोग पूरे का निकाल लेंगे, ठीक है। इसी तरह से हमने पूरे का निकाल लिया। अब देखते हैं नंबर ऑफ पर्सन से हम लोग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। पहला वाला क्या होगा 80, फिर 80 और 70 150, उसके बाद 150 प्लस 50
ये क्या हो गया 200। उसके बाद 200 प्लस 30 230, 230 प्लस 20 250। और जैसा कि यहाँ पे हमने परसेंटेज निकाला था वैसे ही क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का हम यहाँ पे परसेंटेज निकालेंगे। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी परसेंटेज क्या करेंगे, जैसे इसमें किए थे वैसे ही इसमें भी करेंगे। इज इक्वल टू 80 बाई यहाँ पे क्या है 250 टोटल है इंटू 100 है ना। तो यहाँ पे टोटल 250 है और परसेंटेज के लिए हम लोग 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये क्या हो गया 0 0 कट गया, कितना हो गया 32। तो यहाँ पे लिख दिए 32। फिर वैसे ही 150 बाई 250 इंटू 100 3 5 2, यहाँ पे क्या हो जाएगा 60। उसी तरीके से हम पूरे का निकाल लेंगे। ऐसे ही हमने ये सब का भी निकाल लिया। ये फ्रीक्वेंसी का परसेंटेज हो गया, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का परसेंटेज। अब हमको ये ड्रॉ करने के लिए सिर्फ इस परसेंटेज और इस परसेंटेज की ज़रूरत है, बाकी किसी चीज़ को नहीं देखना है, ये दोनों को ध्यान में रखना है। वी हैव प्लॉटेड cumulative frequency percentage on x-axis and cumulative income percentage on y-axis. Further, we have to do one thing, that cumulative frequency हमको देखना है 32। 32 कहाँ पे आएगा, यहाँ पे 30 होगा अप्रॉक्स, यहाँ पे 32 हो जाएगा। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 32 है और क्यूमुलेटिव इनकम परसेंटेज कितना है 5 है। तो 5 कितना होगा, यहाँ पे 10 होगा, मे बी 5 यहाँ पे होगा। तो ये यहाँ पे हुआ। फिर दूसरा कितना है 60 है, 60 का 15, तो 60 का हम लोग देखेंगे तो 15 में भी यहाँ पे है। फिर 80 का क्या है 35, तो 35 कहाँ पे होगा, यहाँ पे 30 होगा और यहाँ पे 35 होगा। उसके बाद 60 का हो गया 80 का 35 हो गया। फिर उसके बाद 92 का क्या है 60 है, तो 92 यहाँ 90 है, यहाँ पे मे बी 92 होगा। 92 का कितना है 60 है, तो इसको हम लोग यहाँ पे प्लॉट करेंगे। फिर 100 का 100 होगा। तो ये जो कर्व होगा हमारा, दिस विल बी द लॉरेंज कर्व। ये हुआ लॉरेंज कर्व, ठीक है। ये हो गया 45 डिग्री का लाइन ऑफ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, लाइन ऑफ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। ये तो हुआ एक कंट्री का। मान लिया अगर हमको दूसरे कंट्री का दो को कंपेयर करना है, तो हम लोग दूसरे कंट्री का डाटा लेकर उसको प्लॉट करेंगे और जिसका डेविएशन इससे ज़्यादा होगा, जैसे जैसे डेविएशन ज़्यादा होगा, डिस्टेंस ज़्यादा होगा लाइन ऑफ इक्वलिटी से, तो उसका जो ये इनइक्वलिटी वहाँ पे होगी उस कंट्री में, मतलब वहाँ पे ज़्यादा इनइक्वलिटी होगी, है ना। इनकम डिस्ट्रीब्यूशन में उस कंट्री में ज़्यादा इनइक्वलिटी होगी। आई होप दैट by watching this video you have understood about how to construct the Lorentz curve. What is Lorentz curve,
कैसे उसको कंस्ट्रक्ट करना है ना, उसका क्या यूज़ है, उसको किसने डेवलप किया था। तो दिस इज़ द फर्स्ट पार्ट ऑफ द लॉरेंज कर्व। सेकेंड पार्ट में हम लोग देखेंगे गिनी कोफिशिएंट, है ना। गिनी कोफिशिएंट क्या है, इसमें तो हम लोग परफेक्ट इनइक्वलिटी का हम लोग उसको मेज़र नहीं कर सकते हैं, एग्जैक्टली उसको मेज़र नहीं किया जा सकता है। इसमें सिर्फ हम लोग वी कैन इसमें हम लोग खाली उसको कंपैरेटिव स्टडी आप लोग कर सकते हैं, है ना, वो कर सकते हैं। लेकिन गिनी कोफिशिएंट में हम लोग देखेंगे कि कैसे उसको एग्जैक्ट मेज़र किया जाता है, उसका भी फॉर्मूला होता है। सो ये पार्ट को आप लोग देखिए, इसको समझिए, इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। और नेक्स्ट पार्ट, दिस इज़ द part 1 of this topic. In second part we will discuss about the Gini coefficient in detail. हम लोग पूरी तरह से उसको समझेंगे नेक्स्ट पार्ट में। So till then take care.